जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों 12 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया है कि जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां तक कि मैं गारंटी भी ले रहा हूं। ठीक है, फिर भी आप लोग का मन नहीं बन रहा है, पूरा वीडियो वॉच नहीं कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो को वॉच करिए, जितने भी क्वेश्चन को लिखाया जा रहा है बताया जा रहा है यहाँ पे सबको आप एक नोट्स बनाकर लिख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताओगे, फिर बाद में मत बोलना। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है असहयोग आंदोलन के कोई 3 कारण बताइए। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण निम्न हैं। क्योंकि 3 कारण पूछा है तो मैं यहाँ पे 3 कारण ही लिखाऊंगा। पहला कारण है युद्धोत्तर भारत में असंतोष। ठीक है, तो दोस्तों इसका लिखिए यहाँ पे, ऐसा आप स्केच डाल दीजिएगा, नीचे अंडरलाइन कर लिएगा। जब भी क्वेश्चन लिखिएगा इसका उत्तर दीजिएगा वहाँ पे एग्जाम में तो क्या करिएगा, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दिया करिएगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे हेडिंग डाला करिएगा तब स्केच लिखिएगा तब। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन भारत को स्वशासन के नाम पर मॉन्टफोर्ट सुधार दिए गए, जिससे देश को संतोष नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन के 3 कारण पूछा गया, तो ये पहला कारण था। चलिए दूसरे कारण और तीसरे कारण को भी देख लेते हैं। दूसरा कारण है मूल्य वृद्धि। युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, उस पर अत्यधिक कर्जभार हो गया, परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा स्फीति हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया मूल्य वृद्धि। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपका अकाल और प्लेग यानी कारण नंबर 3। 1917 ईस्वी में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल एवं प्लेग फैल गया। हजारों व्यक्ति अकाल के ग्रास बन गए। सरकार की ओर से जनता का दुख दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इससे जनता में असंतोष बढ़ता ही गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, रिवीजन करिए, जो भी मैं आंसर लिखा रहा हूं उसको आप 4 से 5 बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अपने मन से एक नोटबुक में लिखने का प्रयास करिए बिना देखे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने का अभ्यास फास्ट रहेगा तो एग्जाम में आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए। 3 सुझाव देना है। पहला, कृषि के औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दूसरा, कृषि उत्पादन में 5% तथा औद्योगिक उत्पादन में 10% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। थर्ड पॉइंट है मूल्यों को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 3 प्रदेशों के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों का वर्णन कीजिए। भारत के 3 प्रदेशों का बात बोला यहाँ पे दोस्तों, क्या, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है मुंबई। मुंबई देखो महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य होगा यहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहला महाराष्ट्र। मुंबई में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले होने के कारण मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा था दोस्तों, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, देखिए यहाँ पे कानपुर में भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है या मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की बात की जा रही है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तमिलनाडु। ठीक है,
तमिलनाडु यानी हम कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में यह उद्योग है। तो कोयम्बटूर है तमिलनाडु राज्य में, इसलिए मैंने यहाँ पे तमिलनाडु लिखा है, ठीक है। देखिए कोयम्बटूर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उत्तर का कानपुर और क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण का तमिलनाडु, ठीक है। सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसको कहते हैं दोस्तों, यहां पे कोयम्बटूर को कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चले चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विनिमय पद्धति की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 3 विशेषताएं बोली गई यहां पे। चलिए विशेषताओं को हम यहां पे देख लेते हैं थोड़ा। पहला विशेषता आपका 2 पक्ष। विनिमय क्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या पक्षों का होना आवश्यक है। केवल एक पक्ष या एक व्यक्ति विनिमय प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु सेवा या धन हस्तांतरण, ठीक है दोस्तों, ये दूसरी विशेषता है। तो दूसरी विशेषता हम क्या बोल लिखना है आपको, विनिमय क्रिया में दोनों पक्षों के बीच सदैव वस्तु सेवा या धन का हस्तांतरण किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्योंकि 3 विशेषताएं लिखने के लिए बोला था। तीसरा विशेषता है वैधानिक हस्तांतरण। क्या है, विनिमय क्रिया में धन का वैधानिक हस्तांतरण होता है। धन का वैधानिक हस्तांतरण विनिमय नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लिख भी रहे हो। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। यहां पे बोला है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष। और लोकसभा के मामले में कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा योग्यता लोकसभा के सदस्यों की। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोक अदालत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, इसके कोई 2 कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिखते चलिए, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। अब इसके 2 कारण लिखने के लिए बोला है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कारण। पहला कारण है इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो ये रहे दोस्तों 2 कारण भारत छोड़ो आंदोलन के, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है, इन्हें कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। दोस्तों तैयार करते चलिए, हो सकता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ऊर्जा संसाधन ही पूछ लिया जाए। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्या करते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों अपने आप तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधन से क्या है, अब बोला इन्हें कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका वर्ण निम्न प्रकार है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों।
ऊर्जा के परंपरागत साधन। पहला स्केच क्या डाला मैंने, ऊर्जा के परंपरागत साधन। इसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। किसमें? परंपरागत ऊर्जा साधन में। ठीक है। दूसरा है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। तो इसमें देख लीजिए गैर परंपरागत में कौन आते हैं, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादन में पौधों, या तो आप फसल लिख सकते हैं। ठीक है, पौधों लिखिए या तो फसल लिखिए, में हो रही तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पौधों ना लिखकर आप फसल लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट ही रहेगा। लिखना चाहो दोनों लिख सकते हो, या तो आप फसल लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। चलिए, हरित क्रांति की विशेषताएं आपसे पूछा है, हरित क्रांति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ये दूसरी विशेषता हो गई। दोस्तों यहाँ पे दो विशेषता पूछा था प्रश्न में, मैंने दो विशेषता बता दिया। लेकिन अगर आपसे 4 पूछ ले तब क्या करोगे, तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा में 2 लिख दिया। तीसरा हो जाएगा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। चौथा है कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। ठीक है, ये रहा दोस्तों हरित क्रांति की विशेषता। ठीक है, आपसे 2, 3, 4 विशेषता जो भी पूछा जाए अपने अनुसार लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 विशेषता आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई? तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आंसर को। 1917-18 तक जर्मनी में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी। जर्मनी को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और युद्ध में गति खो दी। जर्मनी हताहतों में अपनी सेना के आधे से अधिक हार गया और वापस ढकेल दिया गया। इस प्रकार आसन हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई, ये उसका आंसर था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? तो दोस्तों लोकसभा का संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा में के मामले में कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं कानून द्वारा संसद निर्धारित किए जाएं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा, दोस्तों इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।